नमस्ते छात्रों। पिछली बार मैंने तुम लोगों को कविता कौन सी पढ़ाई, बंदर का धंधा। तो इसमें आपको करना क्या है, इसके साथ में आपको दो फोटो दिखा रही हूँ। तो उस फोटो में कविता का अर्थ दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसे पूरा करना है। तो आप देखो, यहाँ बंदर का धंधा कविता, ठीक है। इस कविता का सरल अर्थ है। तो इस कविता को लिखने के बाद, आपने कविता लिखी है, कविता लिखने के बाद पहले कविता लिखो और कविता लिखने के बाद इस कविता का सरल अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले इस कविता का सरल अर्थ लिखो। जंगल में रहने वाला एक बंदर, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया था। कहीं से वह एक कुर्सी और एक मेज ले आया और पेड़ के नीचे रखकर अपना दवाखाना खोल लिया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना और खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तब तुम मुझे फीस देना। एक दिन बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से डांस कर सकोगी। उसके बाद तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा तुम सब शाम को दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवर लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी तुम मुझे फीस देना। और इस तरह इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। तो ये कविता का सरल अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ ये शब्दार्थ लिखने हैं, शायद आप लोगों ने कॉपी में लिखे होंगे। उसके बाद ये लिखना है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके बाद आगे ये लिखना है आपको प्रश्नों के उत्तर, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, यहाँ दिया हुआ है, इसे लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, ये लिखना है। व्याकरण और भाषा ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम के अनुसार लिखो। प्रश्न भी दिया है और उत्तर भी दिया है, इसे नोटबुक में लिखना है। इसके बाद शब्द युग्म, हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना, पीना, लेना, देना आदि। तो दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा हो वहाँ योजक चिन्ह लगता है, ठीक है, या हाइफन चिन्ह कहते हैं। शादी ब्याह, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। हंसी खुशी, सूझबूझ, यानी सभी दोनों शब्दों का अर्थ एक ही आता है। फिर जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, अपोजिट होते हैं, आना जाना, अच्छा बुरा हार जीत, उस समय भी बीच में हाइफन चिन्ह लगता है। फिर जब एक ही शब्द 2 बार लिखा जाता है, ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, तभी यहाँ हाइफन चिन्ह लगता है। जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, जब दूसरे शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। लूट पाट, जात पात, पूछताछ, यहाँ लूट यानी लूटना, पाट यानी उसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, जात यानी जाति, पात यानी कुछ नहीं होता, पूछ यानी पूछना, और ताछ यानी उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस तरह इसमें
शब्द युग्मों का शब्द युग्म कैसे बनते हैं और शब्द युग्म के बीच में जो हाइफन चिन्ह लगता है वह कब लगता है, इसके चारों प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। तो ये सब नोटबुक में लिखना है। कविता में आए कुछ शब्द युग्म ढूंढकर लिखो, तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आपको पहले बंदर का धंधा इस कविता का स्वाध्याय ये पूरा करना है, अर्थ लिखना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह इसके पहले जो मैंने पाठ पढ़ाए हैं उसके भी प्रश्नों के उत्तर जो वर्कबुक में दिए हैं उन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। सबके पास वर्कबुक नहीं है, जिसके पास वर्कबुक है वह वर्कबुक के प्रश्नोत्तर नोटबुक में लिखें और अगला लेसन होने के बाद आपकी टेस्ट शुरू हो जाएगी। तो अगला जो लेसन है उस लेसन को मैं पढ़ाऊंगी और अभी पढ़ाऊंगी। अगले लेसन का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। ठीक है, तो हम अब अगला लेसन देखते हैं। इस लेखन कार्य को पूरा करना है। तो इस कविता का जो मैंने इस कविता के 2 फोटो दिखाए, इस कविता का अर्थ और उसके प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। और इस तरह अब आगे हमें अगला पाठ पढ़ना है, पृथ्वी से अग्नि तक। तो इस पाठ का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन करना है। ठीक है, तो इस पाठ को देखो। इस पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनसे आप सब लोग परिचित हैं, इनको आप सब पहचानते हैं। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। इनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर साहब का परिचय इस तरह है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयां, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। अब ये प्रस्तुत आत्मकथा यानी उनके द्वारा अनुभव किया हुआ, उनके द्वारा किए हुए कार्य को, ठीक है, और अपने बारे में आत्मकथा ने अपने बारे में लिखना। तो आत्मकथा लिखते समय उन्होंने अग्नि प्रक्षेपण करते समय आने वाली कठिनाइयां यानी अग्नि उपग्रह को जब आकाश में अंतरिक्ष में छोड़ा गया तो अंतरिक्ष में छोड़ने से पहले उनके सामने जो परेशानियां आई, कठिनाइयां आई और वैज्ञानिकों द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया वह इस पाठ में बताया गया है। तब आगे देखो आपको करना क्या है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निबंध लिखना है। सबसे पहले निबंध की कॉपी में APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निबंध लिखना है, उनके बारे में पूरी जानकारी लिखनी है। उसके बाद अब निबंध लिखने का तरीका क्या है वो इसमें दिया हुआ है। किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार क्रम बनाकर लाओ और पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ जब आप उनका जीवन क्रम लिखेंगे, ठीक है, उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें एक क्रम है कि उनका जन्म, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी किस तरह वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने किस तरह पढ़ाई पूरी की, किस तरह वे साइंस में गए, किस तरह वे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते रहे, किस तरह जीवन की समस्याओं से लड़ते रहे, ये सारी बातें आपको उसमें पता चल जाती हैं। तो इसी तरह आपको निबंध इनका लिखना है। अब देखो पाठ को। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। बालासोर जहाँ यह प्रयोग किया जा रहा था वहाँ अंतिम परीक्षण करने का काम पूरा होने में पूरे 1 साल का समय बाकी था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी इस प्रक्षेपण के लिए। ठीक है,
यहाँ से प्रक्षेपण करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में, आप सबको मालूम है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी। वहाँ सुविधाएं की गई थी कि यहाँ से प्रक्षेपण किया जाएगा। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लैक हाउस नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब इसमें कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई थी, उस केंद्र में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं की गई थी? तो उसमें लॉन्च पैड था, ब्लैक हाउस था, नियंत्रण उपकरण, ठीक है, और चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। इतनी सारी सुविधाओं की वहां व्यवस्था की गई थी। पृथ्वी उपग्रह को पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर छोड़ा गया। पृथ्वी क्या है? एक जो उन्होंने उपग्रह बनाया है, ठीक है, पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी, उन्होंने उस अपने उपग्रह का नाम दिया है। तो पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को 1988 को सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर छोड़ा गया और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। यानी उस युग की सबसे बड़ी घटना थी कि हमारे भारत देश से यह रॉकेट छोड़ा गया और भारतीय इतिहास में यह लिखा गया। फिर निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। अब निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में यानी कुछ मिसाइलें कुछ देशों ने ही उसके प्रयोग किए थे, भारत ने उसके प्रयोग नहीं किए थे। लेकिन जब भारत ने इस मिसाइल का प्रयोग किया तो भारत को भी एक आत्मनिर्भर देश के रूप में वहाँ उस देश को सारे देश जानने लगे। यानी इस देश के रूप में हमारा भारत देश का उद्भव हुआ। यानी भारत देश को जानने लगे कि इस देश में भी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह संसार के विकसित देशों को भी उन्होंने, भारत देश ने सबको विचलित कर दिया पृथ्वी उपग्रह का प्रयोग करके। तो सारे देश को, दुनिया के सारे देशों को भी यह पता चल गया कि भारत भी मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश है। यानी भारत को भी एक शक्ति मिली, आत्मशक्ति मिली कि वह अपने पैरों पर खड़ा है, वह अपनी सुरक्षा कर सकता है, वह किसी भी देश से कम नहीं है। और इस तरह सारे देश भी भारत देश को इस नजरिए से देखने लगे। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। सामर्थ्यशाली यानी शक्तिशाली होना, सामर्थ्य होना, हमें हमारे देश में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वह अपने देश की सुरक्षा कर सकता है। अंतरिक्ष उद्योगों और व्यवहार, अंतरिक्ष उद्योग, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्रों में होने वाले कार्यों में भी भारत देश आगे बढ़ रहा था। उसके व्यवहार में मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने, यानी भारत अंतरिक्ष उद्योग और मिसाइल के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा था। और इसी वजह से सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। जब भारत ने अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग करके अपने आप को शक्तिशाली बना दिया, तब भारत देश को भी ऐसे राष्ट्रों के बीच में गिना जाने लगा जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशील है। और इस तरह भारत को भी चुनिंदा राष्ट्रों के बीच समूह में पहुंचा दिया। यानी चुनिंदा जो कुछ गिने चुने राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के बीच में भारत की भी गिनती होने लगी। और इस तरह तो आपको करना क्या है, यह पाठ सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी का निबंध लिखना है। इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन करना है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको लिखने हैं, तभी यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस तरह आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। जो लेखन कार्य दिया है उसे पूरा करना है।